हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पर जो मेन हेडिंग बनाई गई है वो है कि खरगे चुनेंगे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। आपको पता होगा कि जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और सेकेंड नंबर पर भाजपा रही है। लेकिन अब यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसे मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर दो नाम सबसे पहले आ रहे हैं। इसमें दोनों नामों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आ रहा है इसमें सिद्धरमैया का आ रहा है। यानी दो नाम हैं, पहला सिद्धरमैया और दूसरे हैं डीके शिव कुमार। सिद्धरमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो डीके शिव कुमार हैं वो इस चुनाव के कर्नाटक चुनाव के प्रभारी थे। तो दोनों की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि सिद्धरमैया काफ़ी पुराना फेस है कांग्रेस का वहाँ पर और काफ़ी लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव में जीत हासिल की है तो डीके शिव कुमार की भी इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर सिद्धरमैया के ही दिख रहे हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने राज्य में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए जो एक मीटिंग हुई थी उसमें विधायक दल की, उसमें सबने खरगे को ही चुना कि आप डिसाइड करेंगे कि हमें किसको चुनना है। तो उसके बाद इसमें पर्यवेक्षक ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट हालांकि खरगे को सौंपेंगे, यानी कि आज सौंप दी गई होगी। इसके बाद पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी। 2 से 3 दिन में कर्नाटक में नया सीएम का ऐलान हो सकता है। गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को शायद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कांग्रेस ने 3 वरिष्ठ नेताओं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पार्टी महासचिव जितेंद्र सिंह और पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर उन्हें विधायकों की राय जानने का जिम्मा सौंपा है। यानी कि अगले 2 दिनों में हमें कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम पता चल जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद अगले सीबीआई निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक जिन्हें डीजीपी बोला जाता है प्रवीण सूद को सीबीआई का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने रविवार को आदेश में कहा कि प्रवीण सूद को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के लिए सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है और ये 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शनिवार को उनके नाम की मंजूरी दी गई है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं यानी कांग्रेस के नेता, उन्होंने इनका विरोध किया था। आपको पता होना चाहिए कि जो सीबीआई के निदेशक हैं उनको 3 लोग की कमेटी चुनती है। इसमें 3 लोग कौन होते हैं? पहले होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। दूसरा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि डीवाई चंद्रचूड़। और तीसरे जो होंगे वो जो लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसके नेता। तो इसमें अब हमें जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश में ही निर्मित होंगे 928 रक्षा उत्पाद। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने उन 928 कलपुर्जों और उप प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दे दी है जिन्हें सिर्फ घरेलू उद्योगों से खरीदा जा सकेगा। इन वस्तुओं के आयात पर अगले 5.5 साल में धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी अभी तक जो 928 ऐसे कलपुर्जे थे जिनका हम आयात करते थे उनको अब भारतीय बाजारों में से ही खरीदा जाएगा या फिर उनका निर्माण किया जाएगा। और जो इनका आयात होता था उस पर 5 साल से 5.5 साल में धीरे धीरे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसमें ये जो फैसला लिया गया है वो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है। यानी ये मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी कि पीएलआई है, जिनमें रिप्लेसमेंट यूनिट्स, उप प्रणालियां और विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरणों व हथियारों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे शामिल हैं। इसमें
लगभग 715 करोड़ रुपए का खर्च होता है जो 928 कलपुर्जे आयात किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बचत मानी जाएगी। अब इसमें जो समय सीमा तैयार की गई है आयात पर प्रतिबंध लगाने की, कब से शुरू होगी, तो वो है दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, नौसेना की बढ़ी ताकत। देखिए, नौसेना की अग्रिम पंक्ति के मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने समुद्र में अपने पहले परीक्षण के दौरान लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इसमें हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, साथ ही समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। मोरमुगाओ भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। इसे दिसंबर 2022 में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना में कमीशन किया गया था। यह युद्धपोत स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का बड़ा उदाहरण है। मोरमुगाओ 30 समुद्री मील की गति से चल सकता है। 127 मिलीमीटर गन से लैस मोरमुगाओ 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को निशाना बनाने में भी सक्षम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। CGL 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 36,000 को मिली है नौकरी। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए देश भर के 36,000 अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में नौकरी मिली है। SSC ने यह भर्ती 8 महीने में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करके SSC ने यह उपलब्धि हासिल की है। पहली बार CGL में इतने अधिक पदों पर भर्ती का रिकॉर्ड बना है। इस परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार के 8,245 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज्यादा आवेदन भी आए थे। CGL 2022 के लिए सितंबर अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। तब पदों की संख्या 37,409 घोषित की गई थी। बाद में पद कम हो गए थे। देश भर से 31 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी टियर 1 परीक्षा का परिणाम 9 फरवरी 2023 को जारी हुआ तो अधिकतर अभ्यर्थी छट गए। उसमें सफल हुए 3.60 लाख अभ्यर्थी 2 से 7 मार्च तक टियर 2 परीक्षा में बैठे। SSC ने इस बार बदलाव करते हुए पूर्व में 4 चरणों में होने वाली परीक्षा 2 चरणों में समेट दिया। लिखित परीक्षा को खत्म कर दिया और टियर 2 की ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही स्किल टेस्ट करवा लिया। टियर 2 ऑनलाइन परीक्षा में 1,83,467 विद्यार्थी सफल हुए तो इनकी ही स्किल टेस्ट की कॉपी चेक हुई। उनमें से 36,001 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ। रिक्त पदों में से 15,407 पद अनारक्षित थे। अनारक्षित वर्ग में EWS वर्ग के 1,903, SC के 17, ST के 6 और OBC के 3,537 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके अलावा EWS वर्ग के 3,798, SC के 5,571, ST के 2,888 और OBC के 8,337 अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित वर्ग में हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेशे की चालू वित्त वर्ष में निफ्टी 50 दे सकता है 19% तक रिटर्न। देखिए, वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक चुनौतियों के साथ अमेरिका व यूरोप में मंदी की मार के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में निफ्टी 50 से निवेशकों को 19% तक का रिटर्न मिल सकता है। निवेशकों से जुड़ी सेवाएं देने वाले एडवाइज समूह की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। मुख्य रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और विदेशी संस्थागत निवेश में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में शेयर बाजार से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। बड़ी कंपनियों के 50 प्रमुख शेयरों को निफ्टी 50 के रूप में संबोधित किया गया है। बैंकिंग सेक्टर में सभी प्रकार के लोन में लगातार बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत खर्च के साथ निजी क्षेत्र में हो रही वृद्धि और
पिछले 1.5-2 सालों में रियल एस्टेट क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से घरेलू मोर्चे पर आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों का रुझान फिर से भारत के बाजार की ओर होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत का तीसरा बड़ा कारोबारी भागीदार बन उभरा नीदरलैंड्स। वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बनकर उभरा है। वाणिज्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार भारत से नीदरलैंड के लिए पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, केमिकल और एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। डाटा के अनुसार नीदरलैंड ने भारत से आयात के मामले में ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी जैसे प्रमुख देशों को पछाड़ा है। डाटा के अनुसार 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 24 अरब डॉलर का रहा, जो 2021-22 में 17 अरब डॉलर का था। 2020-21 में दोनों के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। बीते वित्त वर्ष में भारत ने नीदरलैंड को 18.52 अरब डॉलर का निर्यात किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बहुध्रुवीय एशिया से ही बहुध्रुवीय दुनिया संभव। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्वीकरण हमारे समय की वास्तविकता है और बहुध्रुवीय दुनिया की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय एशिया से ही बहुध्रुवीय दुनिया संभव है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ के समकक्षों से द्विपक्षीय मुद्दों व रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी बातचीत की। यूरोपीय संघ के हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच को संबोधित करते हुए जयशंकर ने भारत और ईयू के बीच नियमित, व्यापक और स्पष्ट संवाद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। ईयू और हिंद प्रशांत क्षेत्र एक दूसरे के साथ जितने समझौते करते हैं, बहुध्रुवीय की सराहना उतनी मजबूत होगी। मोचा तूफान से बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही। देखिए, मोचा तूफान बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में भारी नुकसान कर रहा है। इस तूफान के प्रभाव से दोनों देशों के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कहीं कहीं पर हवा की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। दोनों देशों के तटवर्ती इलाकों के जनजीवन पर तूफान का गंभीर असर हुआ है। तेज जल बहाव से कई स्थानों पर सड़कें कट गई हैं और पेड़ों के गिरने से कई रास्ते रुक गए हैं। म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे का भी तूफान के चलते बुरा हाल है। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन को बढ़त। तुर्की में लोगों ने रविवार को नया राष्ट्रपति और नई संसद चुनने के लिए मतदान किया। एर्दोगन ने इस्तांबुल में, जबकि उनके प्रतिद्वंदी किलिकडारोग्लू ने अंकारा में मतदान किया। स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन को बढ़त मिली है। शुरुआती नतीजे में एर्दोगन को अभी तक हुई मतगणना में 49.47%, जबकि उनके प्रतिद्वंदी किलिकडारोग्लू को 34.80% मत मिले हैं। चलिए, तो ये आज का यानी कि 15 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।